पाषाण काल। पाषाण काल के में 3 था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जो आपका नव पाषाण काल था, नव पाषाण काल के बाद जो है ताम्र पाषाण काल का प्रारंभ हुआ था। तो नव पाषाण काल के बाद जो है किसका प्रारंभ हुआ था? ताम्र पाषाण काल का प्रारंभ हुआ था। हुआ क्या कि नव पाषाण काल के बाद पूछा जाता है कि मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव के द्वारा सबसे पहले जो है ताम्र धातु, ताम्र या तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। और नव पाषाण काल के बाद मानव क्या किया कि पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करने लगा। तो जब मानव जो है पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करने लगा तो उसे ही क्या कहा गया? ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना गया है। जब मानव तांबे के साथ जो है पत्थर का भी प्रयोग करने लगा, उस काल को क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस ताम्र पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कैल्कोलिथिक कहा जाता है। कैल्कोलिथिक कहते हैं, इसे कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए हैं। एक पुस्तक है, वीजी चाइल्ड ने एक पुस्तक लिखी है, वीजी चाइल्ड, WG चाइल्ड, VG चाइल्ड ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में भी ताम्र पाषाण काल का उल्लेख किया है। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में जो है लिखे हैं, इन्होंने ताम्र पाषाण काल के विषय में उल्लेख किया है। तो मतलब जो काल हम पढ़ रहे हैं, ताम्र पाषाण काल पढ़ रहे हैं। ताम्र पाषाण काल का प्रारंभ जो है नव पाषाण काल के बाद हुआ है और हड़प्पा काल के पहले हुआ है। लेकिन इसके कुछ उपकरण, कुछ साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में भी मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में भी पाए जाते हैं, हड़प्पा के समकालीन भी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम तांबे के उपकरणों का प्रयोग किया गया, तांबे का प्रयोग किया गया। और जब मानव तांबे और पत्थर का साथ प्रयोग करने लगा तो उस काल को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कैल्कोलिथिक कहा जाता है। हम बच्चों आपसे बताए थे कि किसी भी काल को पढ़ने के लिए एक तरीका होता है, एक आपका विभाजन होना चाहिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये ताम्र पाषाण काल की क्या थी? विशेषता थी। अभी तक हम जो पढ़े, अरे विशेषता क्या है? इसका प्रारंभ था। देखिए, जब भी हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल के प्रारंभ के विषय में। क्या पढ़ेंगे? इसका प्रारंभ पढ़ेंगे। प्रारंभ के बाद क्या पढ़ेंगे? प्रारंभ के बाद हम इसका विस्तार पढ़ेंगे। विस्तार के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके प्रमुख स्थल के विषय में पढ़ेंगे। प्रमुख स्थल के बाद हम इसकी विशेषता के विषय में अध्ययन करेंगे और विशेषता के बाद हम इसके पतन के विषय में अध्ययन करेंगे। मतलब जो ताम्र पाषाण काल आप पढ़ रहे हैं, इस ताम्र पाषाण काल में इतनी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? सबसे पहले हम इसका प्रारंभ पढ़ेंगे। प्रारंभ के बाद इसका विस्तार पढ़ेंगे। विस्तार के बाद प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। प्रमुख स्थल के बाद इसकी विशेषता पढ़ेंगे। विशेषता के बाद इसका पतन पढ़ेंगे। तो अभी हम जो है प्रारंभ के विषय में हमने पढ़ा कि नव पाषाण काल के बाद यह प्रारंभ हुआ था। नव पाषाण काल के बाद जो है इसका प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर जो है बताया गया है कि हड़प्पा के कनिष्ठ तक था, मतलब हड़प्पा तक लगभग ये ताम्र पाषाण सभ्यता पाई जाती है। मानव के द्वारा जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था धातु, उस धातु का नाम था तांबा। तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। और जब मानव पत्थर और प्लस तांबे के उपकरणों का साथ प्रयोग करने लगा तो उसे क्या कहा गया है? उसे ही ताम्र पाषाण काल कहा गया है। और ताम्र पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल को अंग्रेजी में कैल्कोलिथिक कहा जाता है। इस काल को कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। यहाँ पर ताम्र पाषाण काल के विषय में एक विद्वान थे जिनका नाम है वीजी चाइल्ड हैं।
चाइल्ड, वीजी चाइल्ड है। तो जो वीजी चाइल्ड है, इन्होंने ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के विषय में उल्लेख किया है। इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट हैपेंड हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इन हिस्ट्री में इन्होंने ताम्र पाषाण काल के विषय में उल्लेख किया है। तो ये आपका हो गया ताम्र पाषाण काल का प्रारंभ। तो प्रारंभ में देखिए आपका जो सवाल बन सकता है कि ताम्र पाषाण काल का प्रारंभ कब हुआ था? नवपाषाण काल के बाद हुआ था। इसका समय कब तक माना जाता है? नवपाषाण काल से लेकर लगभग हड़प्पा काल तक चलता रहा। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु प्रयोग किया गया? तांबे का प्रयोग किया गया। ताम्र पाषाण काल में तांबे के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग किया गया, जिसे ताम्र पाषाण काल या कैलकोलिथिक कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल के विषय में विधिवत उल्लेख जो है वीजी चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में किया है। अब है ताम्र पाषाण काल का विस्तार। तो अब हम ताम्र पाषाण काल के विस्तार के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रारंभ के बाद अगला है ताम्र पाषाण काल का विस्तार। इसका विस्तार देखिए काफी क्षेत्रों में पाया जाता है। विस्तार में इसका नाम आता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। इसका विस्तार है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसका विस्तार पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अलावा यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश के अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र में, पश्चिमी महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है। महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में संगल, कन्नौज, टिकरी, हल, ब्रह्मगिरी इत्यादि क्षेत्रों में भी इसका जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल है इसका विस्तार पाया गया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसके दो प्रमुख स्थल हैं। एक का नाम है अहाड़, एक स्थल का नाम है अहाड़ और जो दूसरा स्थल है उसका नाम है गिलुंद। गिलुंद, अहाड़ और गिलुंद, गिलुंद दो स्थल हैं जहां पर जो है इसका विस्तार मिलता है मुख्य रूप से। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो इसका स्थल है उसका नाम है मालवा, मालवा है, कायथा है, कायथा को कैथा भी कहते हैं, एरण भी इसे कहा जाता है, एरण भी कहते हैं। एरण के अलावा नौदा टोली है, नौदा टोली है, तो यहाँ भी इसका विस्तार पाया जाता है। और जो महाराष्ट्र में है, पश्चिमी महाराष्ट्र में दो जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। एक जिला है आपका अहमदनगर, अहमदनगर, और जो दूसरा जिला है वह है पूना। तो पूना जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। अहमदनगर जिले में इसकी जो विशेषता है उस विशेषता में अहमदनगर में जोरवे, निवासा और दैमाबाद आता है। यहाँ पर आपका जोरवे आएगा, यहाँ पर आपका निवासा आएगा और इस यहाँ पर आपका दैमाबाद आएगा, दैमाबाद, ये सब क्षेत्र आएंगे। और जो पूना है यहाँ पर आपका चंदौली आता है, चंदौली है, नासिक है, नासिक है, इनाम गांव है, इनाम गांव है, ये सभी क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नासिक, चंदौली, इनाम गांव, ये सब क्षेत्र जो है इसी के आएंगे, पूना के क्षेत्र में आएंगे। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी इसके जो है क्षेत्र पाए गए हैं। दक्षिण भारत में भी यहाँ से ताम्र पाषाण काल से कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं। तो हम पढ़ रहे थे हड़प्पा से ताम्र पाषाण काल का प्रारंभ से कई सवाल पूछे गए हैं। विस्तार में आप पढ़े दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इसके साक्ष्य पाए गए हैं। तो देखिए जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसका विस्तार हुआ है, बनास नदी के किनारे है, इसीलिए यहाँ पर जो विकास हुआ है उसे बनास संस्कृति कहा जाता है। कौन सी संस्कृति कहते हैं? बनास संस्कृति कहा जाता है। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा है और कायथा है, तो यहाँ पर पहले कायथा संस्कृति कहा गया है। यहाँ पर आपका कायथा या कैथा संस्कृति है, कायथा या कैथा संस्कृति है, और यहाँ पर आपका मालवा संस्कृति भी इसके अंतर्गत, मालवा संस्कृति भी इसे कहा जाता है। और जो पश्चिमी महाराष्ट्र में पूछा जाता है इसको कौन सी संस्कृति कहा जाता है, तो यहाँ के जोरवे सबसे प्रमुख है, तो इसे जो है जोरवे संस्कृति के नाम से भी इसे जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है। तो जो हम ताम्र पाषाण काल पढ़ रहे हैं, प्रारंभ के बाद जो दूसरा पढ़े ताम्र पाषाण काल का विस्तार पढ़ रहे हैं, तो इसका विस्तार जो है पूर्वी राजस्थान में है,
पूर्वी राजस्थान में अहाड़ है और गिलुंद है, ये दोनों जो है बनास नदी किनारे हैं, इसीलिए इसे बनास संस्कृति कहा जाता है। और जो आपका पश्चिमी मालवा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसके अंतर्गत मालवा है, कायथा है, हिरण है, नौदा टोली है, इसीलिए इसे कायथा संस्कृति या मालवा संस्कृति कहा जाता है। जो आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, यहाँ की सबसे प्रमुख संस्कृति जोरवे संस्कृति है, इसीलिए इसे जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है, इसे जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे आहार के विषय में, डाल देंगे, थोड़ा डालिएगा। जो अब हम पढ़ेंगे, अब जो आपका आहार है, आहार जो है यहाँ से तांबे के उपकरण अधिक मिले हैं, इसीलिए आहार को जो है, आहार को तांबे वाली जगह भी या इसे ताम्रवती भी कहा जाता है। ताम्रवती कहा जाता है। ताम्रवती का तात्पर्य होता है तांबे वाली जगह, तांबे वाली जगह, इसका तात्पर्य होता है तांबे वाली जगह। तो जो आपकी आहार संस्कृति है, आहार को ताम्रवती कहा जाता है। ताम्रवती का तात्पर्य होता है तांबे वाली जगह, इसे क्या कहते हैं, तांबे वाली जगह कहा गया है। आहार जो है बनास नदी किनारे है, इसीलिए आहार और गिलुंद को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहार से जो है आपके पत्थर के यहाँ से भवन भी मिले हैं, यहाँ से पत्थर के भवन मिले हैं, और यहाँ से जो तांबे के उपकरण मिले हैं, यहाँ से तांबे के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, उसमें आपका चाकू मिला है, चाकू मिला है, और जो काजल लगाने की जो सलाखा होती है, तो काजल लगाने की सलाखा या उसे सलाई भी कहा जाता है, लगाने की सलाई के भी यहाँ से साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये आपकी विशेषता है। इसके अलावा यहाँ से चूड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं, तो मतलब श्रृंगार के भी साधन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो आहार है बनास नदी किनारे है, इसीलिए इसे बनास संस्कृति कहते हैं, इसे बनास संस्कृति कहते हैं। आहार से तांबे के सर्वाधिक उपकरण मिले हैं, तांबे के उपकरणों में चाकू मिला है, काजल लगाने की सलाई मिली है, चूड़ी मिली है, और ढेर सारे उपकरण मिले हैं, इसीलिए इसे ताम्रवती या तांबे वाली जगह के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके जो भवन मिले हैं वो पत्थर के मिले हुए हैं। जो आपका गिलुंद अस्तर है, गिलुंद अस्तर से पक्की मिट्टी का जो है, यहाँ से पक्की मिट्टी का पत्थर भी प्राप्त हुआ है, पक्की ईंट मिला है, और यहाँ से गिलुंद से पक्की ईंट मिला है, यहाँ से पक्की ईंट मिला है, और यहाँ से प्रस्तर उद्योग का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, प्रस्तर उद्योग। तो देखिए जो विस्तार है, विस्तार में आपको इतना ही जानना है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 स्थल प्रमुख हैं, एक आपका आहार है, दूसरा आपका गिलुंद है। ये दोनों स्थल बनास नदी किनारे स्थित हैं, इसीलिए इसे बनास संस्कृति कहा जाता है। आहार को ताम्रवती कहा जाता है, ताम्रवती का तात्पर्य होता है तांबे वाली जगह, इसे कहा जाता है तांबे वाली जगह। और यहाँ पर पत्थर के भवन मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, तांबे के उपकरण चाकू मिला है, सलाखा मिली है जो काजल लगाने का है, और यहाँ से चूड़ी के साथ मिले हैं। गिलुंद जो है यहाँ से पक्की ईंट मिले हैं और प्रस्तर उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। अब हम पढ़ेंगे मालवा, कैथा और एरण के विषय में। हम अब इसे मिटा दें, इसी क्षेत्र में आपका मालवा, कैथा और एरण के विषय में उल्लेख करेंगे। मालवा, कैथा और एरण के विषय में हम जो है यही से उल्लेख करेंगे। देखिए जो मालवा है, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ से काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं, यहाँ से काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ये जो काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ये तो सामान्य बात है प्राप्त होना, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है कि पूरे आपके ताम्रपाषाण काल में सबसे उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा मृदभांड कहाँ से मिला है, तो सबसे उत्कृष्ट मृदभांड आपका मालवा से ही मिला है। यहीं से मालवा से आपका सबसे उत्कृष्ट, यहीं से आपका सबसे उत्कृष्ट मतलब अच्छा, उत्कृष्ट मतलब अच्छा मृदभांड प्राप्त हुआ है। अच्छा यहाँ से मृदभांड जो है के साक्ष्य मिले हैं। अगला आपका है कैथा। कैथा को ही कैथा भी कहा जाता है, इसे ही आपको कैथा भी कहा जाता है। तो इस यहाँ पर पहले मालवा संस्कृति विकास हुआ था, फिर कैथा संस्कृति का विकास हुआ था। कैथा की जो खोज किए थे वीजी वाइल्ड ने,
इसकी खोज जो है वीजी वाड़क्कर ने इसकी खोज की थी। वीजी वाड़क्कर ने कायथा संस्कृति की खोज की थी। यहाँ से किलेबंद कोठी का साक्ष्य मिला है। यहाँ से किलाबंद कोठी का साक्ष्य मिला है। किलाबंद कोठी के अलावा यहाँ से जो है सबसे प्राचीन बस्ती का भी साक्ष्य मिला है। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण काल, उसमें जो सबसे प्राचीन बस्ती का साक्ष्य मिला है कैथा से ही मिला है। और यहाँ से किलेबंद कोठी का भी साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। तो ये आपका जो है कैथा संस्कृति की विशेषता है। और कैथा की खोज किसने किया था? वीजी वाड़क्कर ने इस स्थल की खोज की थी। एरण जो है ये भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। एरण से भी किलाबंद बस्ती का साक्ष्य यहाँ से मिला है और यहाँ से भी प्राचीन बस्ती का साक्ष्य मिला है। मतलब जो विशेषता आपकी कायथा की है वही विशेषता आपकी एरण की भी है। नौदा टोली जो है, नौदा टोली मध्य प्रदेश में है। पूछा जाता है कि नौदा टोली स्थल की खोज, एक बार एग्जाम पूछा गया कि नौदा टोली जो आपका स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? तो नौदा टोली जो आपका स्थल है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, एक विशेषता है। और मध्य प्रदेश में तो स्थित है, आपकी एक विशेषता हो गई। और इसका उत्खनन किसने किया था? ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। तो इस स्थल का उत्खनन जो है एच.डी. संकालिया महोदय ने किया था। किसने किया था? एच.डी. संकालिया महोदय ने उत्खनन किया था। और यहाँ से क्या चीजें मिली हैं? तो यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अनाज मिले हैं। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में क्या मिला है? यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अनाज का साक्ष्य जो है मिला हुआ है। तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में है, इसकी खोज एच.डी. संकालिया ने किया था। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अनाज के साक्ष्य जो है मिले हैं। ये जो है नौदा टोली की विशेषता है। नौदा टोली से भी एग्जाम में बहुत ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। और यह जो है यहाँ का सबसे विस्तृत स्थल भी माना जाता है, जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित सबसे विस्तृत स्थल नौदा टोली को माना जाता है। देखिए आप लोगों को मैसेज आ नहीं रहा है, जो हम ग्रुप बना है, कल मैसेज आपका आना शुरू हो जाएगा। और आज के लिए जो आपको हम ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमने स्वयं बनाया है, उस ग्रुप में आप मैसेज करके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। उस शिकायत को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आज आपको हम सामान्य चीज़ें बता रहे हैं, हल्की फुल्की बता रहे हैं। कल इसको रिवीजन करते हुए हम पूरा करेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप हल्के फुल्का समझते रहिए। कल जो भी चीज़ रहेगी बताइएगा। इस नए ऐप का ही आज का आपका पहला क्लास है, तो अब कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है, ढेर सारी जो समस्या है, तो आज एक प्रकार से ट्रायल ही रहेगा और हम समझ जाएंगे। फिर जो है कल से इस पर आप विधिवत लंबे से अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है? जिसको आपका एक भी पार्ट एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। आप हमारा साथ दीजिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं। जिसका राजनीति विज्ञान है वही यहाँ इतिहास पे भी एडमिशन लिया है। तो जो आपका देखिए इतिहास में भी राष्ट्रीय आंदोलन है, राजनीति विज्ञान में भी राष्ट्रीय आंदोलन है, आप एक ई लाभ में पढ़ जाएंगे। इतिहास में भी संवैधानिक विकास है और संविधान में भी संवैधानिक विकास है, 2 लाभ आपका हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ भी तमाम व्यक्तियों का व्यक्तित्व पढ़ना है, इसमें भी तमाम व्यक्तियों का व्यक्तित्व पढ़ना है। यदि आपका इतिहास और राजनीतिक विज्ञान रहेगा तो कई प्रकार का कई तरीके से लाभ आपको मिल जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ओके, धन्यवाद। तो हम लोग पढ़े दक्षिण पूर्वी राजस्थान के विषय में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के विषय में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति के विषय में अध्ययन करेंगे। अगला है आपका पश्चिमी महाराष्ट्र। देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र अहमदनगर है, जोरवे है, निवासा है, दैमाबाद है, उधर चंदौली है, नासिक है, इनाम गांव है। तो इसमें से 2 ही स्थल को मुख्य रूप से पढ़ना है। एक इधर दैमाबाद को पढ़ना है और एक इधर जो है इनाम गांव पढ़ना है। इसी 2 स्थल के विषय में हम लोग जो है विस्तार से अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। देखिए जो दैमाबाद स्थल है, दैमाबाद जो स्थल है यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी या समझिए प्रवरा नदी के किनारे यह स्थल जो है स्थित है। इस दैमाबाद स्थल की विशेषता ये है कि यहाँ से तांबे के भी उपकरण मिले हैं और तांबे के साथ साथ यहाँ से कांसे के भी उपकरण मिले हैं। तो तांबे के भी उपकरण मिले हैं, कांसे के भी उपकरण मिले हैं। और दैमाबाद से जो है ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं और ताम्रपाषाण काल के अलावा यहाँ से जो है हड़प्पा काल के भी साक्ष्य मिले हुए हैं।
दैमाबाद में जो है, यहाँ पूछा जाता है कि इनका सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो गांव है वो इनाम गांव है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे गांव जो है यही आपका दैमाबाद जो है, ये इनका सबसे बड़ा गांव था। तो दैमाबाद ही इनका सबसे बड़ा गांव था। यहाँ से कांसे का बताया गया है कि रथ है, उस रथ को नग्न मानव खींचता हुआ दिखाया गया है। मानव के अलावा सांड उसे खींचता हुआ दिखाया गया है, सांड के अलावा हाथी को खींचते हुए दिखाया गया है। तो इत्यादि के द्वारा जो एक रथ मिला हुआ है उस रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। यह जो इसकी विशेषता है। और जो इनाम गांव है, यहाँ से चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, और इनाम गांव से शहरी और नगर के साक्ष्य मिलते हैं। जो आपका इनाम गांव स्थल है, इनाम गांव स्थल है, तो इनाम गांव दूसरा पश्चिमी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का दूसरा सबसे प्रसिद्ध स्थल है। यह एक ऐसा स्थल है जहां से जो है नगर के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इनाम गांव से नगर के साक्ष्य मिलते हैं। आपका टीजीटी में ही पूछा गया है कि अधिवास विन्यास का अच्छा प्रमाण कहाँ से मिला है, तो यही इनाम गांव है जहां से अधिवास का मतलब निवास करने का, अधिवास निवास का अच्छा प्रमाण कहाँ से मिला है, तो अधिवास निवास का यहीं से अच्छा प्रमाण जो है, अच्छा प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो ये आपका जो है इनाम गांव से इतना संबंधित है। इसके अलावा यहाँ से टेरीकोटा का भी साक्ष्य मिला है। टेरीकोटा का तात्पर्य होता है मिट्टी के खिलौने। यहाँ से जो है मिट्टी के खिलौने का साक्ष्य, मिट्टी के खिलौने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हम पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ताम्रपाषाण काल के विषय में, ताम्रपाषाण काल के विषय में। आज हमने इसका प्रारंभ पढ़ा, प्रारंभ के बाद हमने इसका विस्तार पढ़ा है, विस्तार के बाद अभी आपका महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत बचेगा, और महाराष्ट्र के बाद जो है अगला जो हम पढ़ेंगे वो आपका प्रमुख स्थल रहेगा, फिर विशेषता रहेगी, और विशेषता के बाद हम इसका पतन पढ़ेंगे। क्योंकि ऐप में बहुत कन्फर्म नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए आज ताम्रपाषाण काल में इतना ही। हाँ ठीक, बंद कर दें। कितना मिनट हुआ है? ताम्रपाषाण काल के विषय में आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। कल आपको, हाँ ठीक, कल हम आपको फिर से शुरुआत से सब चीज़ें बताते हुए इसके पतन तक बताएंगे। तो यहाँ तक की चीज़ें थोड़ा